प्लीज, लास्ट क्लास में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में मैंने कहां तक पढ़ाया था ये याद दिलाओ। और सेठ जी थोड़ा सा पढ़ लो, बात कम करो, जल्दी छोड़ दूंगा, लाइट वैसे ही नहीं आज। क्या कंजम्पशन पूरा बता दिया था, एपीएस तो एपीसी एमपीसी बता दिए थे। उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट भी बता दी थी, और मैंने लास्ट शायद एडी का एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली टर्म जो समझनी है वो है एएस। बेटा समझ लें अब जरा, एग्रीगेट सप्लाई। अभी तो मैं वैसे ही समझा रहा हूं, केवल नोट्स के रूप में, थ्योरी के रूप में अलग से लिखवाऊंगा। अभी तो समझा रहा हूं भाई। सप्लाई का मतलब आप लोग बेसिकली क्या समझते हैं, और सप्लाई या एग्रीगेट सप्लाई में क्या डिफरेंस है? देखो, सप्लाई थी माइक्रो लेवल पर, एक इंडिविजुअल सेलर के ब्याह पर या किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात हो रही थी, तो सप्लाई का मतलब था माल बेचने की इच्छा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मैक्रो, पूरे देश की बात कर रहे हैं एज ए होल। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सम टोटल ऑफ या वैल्यू ऑफ all the goods and services available in the economy। जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में अवेलेबल हैं, उनकी सबकी वैल्यू को कहा गया है एग्रीगेट सप्लाई। सही है। अब एग्रीगेट सप्लाई को कुछ लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, तो ये भी कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज सिनोनियम टू नेशनल इनकम। ठीक है, वाई, ऐसा क्यों? अच्छा, क्या मैंने इससे पहले आपको नेशनल इनकम चैप्टर पढ़वा दिया था, नोट्स भी लिखवा दिए थे, न्यूमेरिकल भी कराए थे? तो वहां पर मैंने एक बात बताई थी, नेशनल इनकम का मतलब मनी इनकम ना सोच के ऐसे सोचो, जो भी देश में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देश में एडिशन गुड्स एंड सर्विस दे, वो नेशनल इनकम का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। यही तो बोला था। तो ध्यान से सुनो, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम कैसे बनी? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या लिखा है यहां पर? ऑल गुड्स एंड सर्विस, है ना भाई? यहां पर ध्यान दो, क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अवेलेबल लिख दो या प्रोड्यूस लिख दो इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब सुनो, कितने तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। वो 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यही होते हैं ना 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, लेट्स से मुझे इस पेन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? जो भी इसके बनाने में मेरी लागत आई, अगर मैं उन सारी लागत को जोड़ दूं और साथ में उसके प्रॉफिट जोड़ दूं, तो क्या इस पेन की वैल्यू पता लग जाएगी? पता लग जाएगी। सेम बात, हमें वैल्यू निकालनी है ऑल द गुड्स एंड सर्विस की इकोनॉमी में, और ऑल द गुड्स एंड सर्विस किसकी हेल्प से प्रोड्यूस हुए थे? तो इन चारों को जो मैंने पेमेंट की होगी, अगर मैं उस सारी पेमेंट को जोड़ दूं, तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस निकल जाएगी। ठीक है, लैंड के बदले में हमने किस चीज की पेमेंट की होगी? रेंट एंड रॉयल्टी की। लेबर के बदले में हमने किस चीज की पेमेंट की होगी? वेजेस कह दो या सीओई कह दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैपिटल के बदले में हमने किस चीज की पेमेंट की होगी? और एंटरप्रेन्योर को पेमेंट के रूप में क्या दिया होगा? तो अगर मैं इन चारों पेमेंट्स को जोड़ दूं, अगर मैं इन चारों पेमेंट्स को जोड़ दूं, तो ये टोटल किसके बराबर हो गया? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस हो गया। और ध्यान से सोचो,
ये चारों चीजें हमने कौन से मेथड में पढ़ी थी? इनकम मेथड में पढ़ी थी। कौन से मेथड में पढ़ी थी? नेशनल इनकम के इनकम मेथड में। ये चारों किसी की क्या बन रही है? इनकम। तो बेटा जितना हमने देश में गुड्स प्रोड्यूस किए उतनी ही तो देश में लोगों की इनकम हुई। तो ये चारों चीजें किसे प्रेजेंट करती हैं? नेशनल इनकम को। तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई आर द सेम थिंग। अभी मैं समझाने के हिसाब से समझा रहा हूं, लिखवाने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो नोट्स के रूप में अलग लिखवाऊंगा, पर रिवीजन इसी से कर पाओगे बेहतर। सही है? तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज सिनोनियम टू नेशनल इनकम, या व्हाई नेशनल इनकम इज सिनोनियम टू एग्रीगेट सप्लाई, 3 नंबर दे पाएंगे आंसर? बना पाएंगे? ठीक है। अब सुनो, ये सेकंड है, फर्स्ट क्लास मैंने उसमें गिर दिए। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? नेशनल इनकम। अब एक बात ध्यान से मुझे बताओ, इनकम या तो खर्च होगी या सेव होगी। और भी कुछ होता है भाई? इनकम या तो खर्च करोगे या सेव करोगे। तो इसीलिए कह दिया जाता है एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है? जो हम लोग पैसा कहीं जोड़ते हैं उसे हम सेविंग्स के रूप में बोलते हैं ना बेटा। इन्वेस्टमेंट कब कहलाती है? जब वो कंपनी किसी प्रोडक्शन में लगा देती है ना? हमने जब शेयर खरीदे तो उसे सेविंग कहा जाता है, जब वो शेयर जो पैसा कंपनी पे गया वो आगे मशीन में लैंड में लगा है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा गया। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो एएस में 2 चीजें होती है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब जिसमें से मैं कंजम्पशन पढ़ा चुका हूं पूरा, तो आज हमें क्या पढ़ना है? अब सेविंग पढ़ना है। अगर मैं सेविंग की बात बोलूं, सेविंग का मतलब दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। इनकम का वो पोर्शन जिसे हमने अब तक कंज्यूम नहीं करा है, वो क्या है बेटा? सेविंग है। अब एक होता है सेविंग फंक्शन, यहां नहीं, यहां पढ़ाता हूं। एक होता है सेविंग फंक्शन, वो क्या है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम को हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, है ना? सी बार का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या बताया था? वो कंजम्पशन जो 0 इनकम पर भी हो। तो सपोज करो 0 इनकम पर मिनिमम 1000 रुपए खर्च होते हैं, तो 0 इनकम पर सेविंग क्या होगी? -1000 नहीं होगी? तभी तो इन दोनों का सम 0 बनेगा। तो इसका मतलब जो कंजम्पशन फंक्शन में सी बार था जहां पर, वहीं पर सेविंग के लिए वो क्या है? माइनस सी बार। अच्छा, वहां बी का मतलब क्या बताया था मैंने? एमपी सी। बी का मतलब बाद में तो बता दिया था ना। तो यहां 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। हाउ? अभी बताते हैं। और वाई, तो ये थी इंड्यूस कंजम्पशन, ये है इंड्यूस्ड सेविंग, ये है इंड्यूस्ड सेविंग। इसमें कोई डाउट है? और ये क्या बनी? ऑटोनोमस डिस सेविंग। क्या बनी? डिस सेविंग। ठीक है, ये बनी ऑटोनोमस डिस सेविंग। यहां तक कुछ पूछना है? श्योर। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर कंजम्पशन फंक्शन है 10,000 प्लस 0.80 वाई, इस 0.80 का मतलब है बी का मतलब है एमपीसी। तो मैंने एमपीसी का क्या मतलब बताया था तुम्हें? पढ़ के बताओ, थ्योरी में कुछ तो लिखवाया था मैंने। इनकम का कितना, बढ़ी हुई इनकम का कितना % खर्च करते हैं, है ना? तो अगर इनकम जितनी भी बढ़ी उसका 80% हम खर्च करते हैं, तो कितना % हम उसका सेव करते हैं?
तो बेटा 1 माइनस 0.80 करोगे तभी तो 0.20 आएगा। 0.80 रिप्रेजेंट करता है 80% को, 0.20 रिप्रेजेंट करता है 20% को, 1 रिप्रेजेंट करता है 100%। समझ में आया 1/b का मतलब क्यों है यहां? ठीक है। तो अगर मैं इसे सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं? तो c की जगह s माइनस प्लस 0.20। अगर मैं इनकम का 80% खर्च कर रहा हूं तो सेव कितना परसेंट कर रहा हूं? 20। तो ऐसे कंजम्पशन फंक्शन सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब मैं सेविंग के साथ कंजम्पशन क्यों ले रहा हूं? क्या पता एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो दोनों में कंपैरिजन के रूप में हमसे कुछ पूछा जाए, है ना। अब वहां पर हमने एक शब्द पढ़ा था एपीसी, पढ़ा था। यहां पर पढ़ा रहा हूं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब होता है इनकम का कितना परसेंट हम सेव करते हैं। इनकम का कितना परसेंट हम सेव करते हैं। और एपीएस का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो सेविंग अपॉन इनकम। क्या फॉर्मूला बना? सेविंग अपॉन इनकम। यहां तक कोई डाउट? अब जरा मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। हमने पता है y बराबर होता है c प्लस एस के, क्या ये बात हमें पता है? तो क्या इसका मतलब कंजम्पशन और सेविंग में कोई रिलेशन बना? क्या रिलेशन बना? कि इन दोनों का सम हमेशा 1 आना चाहिए, यानी कि इनकम के बराबर। इनकम होती है 100%, है ना। इनका सम क्या आना चाहिए? 1, है ना। तो इसका मतलब होता है बेटा कि एपीसी प्लस एपीएस का टोटल हमेशा 1 रहेगा। अगर मैं इनकम का 20% खर्च करता हूं तो सेव कितना करूंगा? 80%, टोटल 1 बना। अगर मैं इनकम का 70% खर्च करता हूं तो सेव कितना करूंगा? तो 1 बना। तो एपीएस प्लस एपीएससी का टोटल क्या होता है? 1। अब कुछ लोग कहते हैं भैया इसे ड्राइव करके दिखाओ। तो देखो ड्राइव कैसे कर सकते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन वाई। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अब अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या है? वाई। और C प्लस एस क्या होता है? वाई। वाई अपॉन वाई, ये डेरिवेशन हो जाती है। कोई डाउट है इसमें? पहले यहां तक लिखो, मेरे को ये बोर्ड रफ करना है क्योंकि मुझे आगे बढ़ाना है इसे। या छोड़ो, एक चीज यहीं से छोटा लिख के समझा देता हूं, सुनो। अब ये पता लग गया इन दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। अब एक एक सिचुएशन बताता हूं। जब C Y से बड़ा होता है, कंजम्पशन Y से बड़ा हो सकता है। क्या आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। और आप सबके साथ वही सिचुएशन है ना। तो उस केस में एपीसी क्या था बेटा? ग्रेटर देन 1 था, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो उस केस में सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो लेस देन 0 बेटा, 0 से भी कम, माइनस में। ऊपर देखो, माइनस में। तो उस केस में जो एपीएस होता है ना वो लेस देन 0 बन जाता है। ये आपस में रिलेशन बन गया। 3 नंबर में आए तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कंजम्पशन इनकम के बराबर था, दैट इज एपीसी 1 है अगर, तो आप खुद बताओ सेविंग कितनी हो सकती है उस सिचुएशन में? 0। तो एपीसी 0 भी हो सकता है ना। अगर कंजम्पशन इनकम से कम है तो एपीसी क्या होता था हमारा? लेस देन 1 होता था। पढ़ा था ना ये। तो इस केस में सेविंग मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो इस केस में जो एपीएस है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या कभी कंजम्पशन 0 हो सकती थी? नहीं।
तो याद रखो कभी सेविंग 1 भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जितना कमाए उतना खर्च करें, वो उतना सेव करें। तो जिंदा कैसे हैं, कुछ तो खा ही रहे हो, है ना। तो ये पॉसिबल है कि जितना कमाए उतना सेव करें। एज ए होल इकोनॉमी की बात करना है, कि इंडिविजुअल की नहीं, कि पापा के खर्चे से जिंदा हूं और अपना पैसा बचा रहा हूं, ये मत बोलना, ठीक है। किसके बेस पर बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमी एज ए होल की। क्या ये पॉसिबल है कि कोई देश केवल कमाए और खर्च जीरो करे? तो कभी सेविंग 1 नहीं हो सकती, ठीक है। कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, सेविंग कभी 1 नहीं हो सकती। तो क्या सेविंग और कंजम्पशन का आपस में रिलेशन है। और बेटा यहां पर जो ये सिचुएशन है, जहां कंजम्पशन इनकम के बराबर है और जहां सेविंग 0 है, इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल में सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज इक्वल टू 0। एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1 एंड एपीएस इज इक्वल टू 0। कुछ पूछना है? श्योर, यहां तक पहले लिखो। बेटा ये फोन छोड़ दो, यहां पे ध्यान दे लो। वीडियो से नोट सुना लेंगे, पढ़ा लेंगे, भैया अभी लिख देगा, इसका तो बस एक ही मन करता है, प्लानिंग करने का, एग्जीक्यूटिव नहीं करना। अरे वही जिसने मुझे रोज नए नए खाने की टिके बताता है। अच्छा कोई सक्षम है क्या? मैं तो बाहर ही नहीं आता। क्या अकाउंट में क्या डिसोल्यूशन में डाउट ले लियो, देख लूंगा। ये रब कर दो। अब अगली टर्म है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसे हम 1 माइनस बी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? बी का मतलब मैंने क्या बताया था, एमपीसी, और एमपीएस अभी अभी हमने देखा भी, 1 में से 0.80 हटाया तो ये बचा। तो ये क्या होता है? ये होता है बेटा एमपीएस, ये होता है एमपीएस और ये होता है एमपीसी। तो एक बात पता लगी, इन दोनों का सम भी 1 होता है ना। तो एमपीएस का मतलब होता है बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम सेव करते हैं। बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट हम सेव करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, इट इज रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। और इसके बेस पर ये लोग फॉर्मूला बना देते हैं, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। सही है। अब मेरी इनकम 100 रुपए बढ़ेगी तो सेविंग 110 रुपए बढ़ सकती है, मतलब 100 रुपए इनकम बढ़ेगी तो सेविंग 110 बढ़ जाएगी, और इनकम 100 रुपए बढ़ेगी तो सेविंग बिल्कुल भी ना बढ़े, ऐसा होगा। तो जर्नल केसेस में एमपीएस 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है इन जर्नल केस, और इन वर्स्ट केस एमपीएस 1 के बराबर हो सकता है। वर्स्ट केस क्यों बोला? जिस देश में सारी कमाई सेव की जाने लगेगी उस केस में उस देश की कमाई बढ़नी बंद हो जाएगी। अब आप सोचो ना, हमारे देश का हर आदमी बस कमाए खर्च ना करे तो अगले दिन दूसरा आदमी कमाएगा कैसे? तो वहीं पर क्या होगी, देश की इनकम रुक जाएगी। तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे वाहियात सिचुएशन है, और कोई भी गवर्नमेंट देश दुनिया की नहीं चाहती कि वहां के लोग सेव करें। दुनिया की हर गवर्नमेंट चाहती है वहां के लोग खर्च करें, क्योंकि जब वो खर्च करेंगे, हाँ,
अच्छा, हमें सेविंग करने पर सरकार से टैक्स की छूट मिलती है, पर खर्च करने के लिए देती है। जैसे इसके शेयर खरीद लो, यहां इन्वेस्ट कर दो, पीएफ में पैसा लगा दो, आपको टैक्स में छूट है ना? क्लियर है ना? और वैसे भी तू खुद बता बेटा, केवल तू कमाए खर्च ना करे, और तेरी ही सोच दूसरे की हो, तो तू अगले दिन कमाएगा कहां से बेटा? है ना? और तू खर्च करेगा तो वो कमाएगा, वो खर्च करेगा तो वापस तू कमाएगा। तो कोई कंट्री नहीं चाहती सेव हो। तो एमपीएस अगर 1 है तो ये वर्स्ट कंडीशन है, और ऐसा कभी होता नहीं है नॉर्मल केसेस में। इल्यूजरी एग्जांपल के रूप में हमें कह सकता है क्वेश्चन कि एमपीएस अगर 1 है तो क्या होगा, है ना? बट वो इल्यूजरी एग्जांपल है, दैट मींस फिक्शन है, वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। तो जनरल केस में एमपीएस किस केस के बीच में रहेगा? 0 और 1 के। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल क्या होता है? 1। तो 1 में से एमपीएस हटा दूं तो क्या आ जाएगा? या 1 में से एमपीसी हटा दूं तो 1 में से 0.80 हटाया तो 0.20, और 1 में से 0.20 हटाया तो 0.80। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? ठीक है भाई, एमपीसी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, और एमपीएस का फॉर्मूला, अगर मैं इसे आगे कैरी ऑन करूं तो एलसीएम क्या आया? इसका टोटल करूंगा तो 1। ठीक है, बहुत पहले कभी 3 नंबर में आया था, प्रूव करने के लिए एमपीएस प्लस एमपीसी 1 होता है। 3 नंबर में कभी आया था ये क्वेश्चन, प्रूव करने के लिए। क्या बेटा? पिछले साल का बोर्ड का पेपर। तो आप कैसे तो मैं आखिर में सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, 80 में से 75 की गारंटी देता हूं उसमें से आएगा। भैया अब तुम लाओ 7.5 नंबर या 75 या 78, ये तुम्हारी हेडिक है। मैं तुम्हें बताकर भेज दूंगा इतने नंबर का मिनिमम आएगा। ये दो कपड़ा भैया, तो उसमें क्या है भैया? तब क्या एमपीसी इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। हो गया भैया, कुछ आज का हो गया टॉपिक पिक्चर्स का है ये हुई ना बात। एक यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन ले लेना, वहां हो जाएगा। हर 2 में से 3 बच्चा कुपोषण का मरीज है। एक भाषण में बोला था उन्होंने, है बोलने दे तो सच्ची तो बोल रहा हूं। हर 2 में जो नहीं हुआ वो भी करें, नहीं बने कर दो बंद आज। भाई एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में। अब मुझे लगता है बड़ा मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस एक सिंपल सी बात आती है, ड्रॉ ए सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। यह क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व। ये क्वेश्चन अगर पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम देखेंगे तो शायद 7 बार आया हुआ है। ठीक है, एक डायग्राम बनाना है सेविंग का कंजम्पशन के हेल्प से, कंजम्पशन का सेविंग। और मैंने अभी अभी आपको रिलेशन बता भी दिए थे, है ना? मैंने आपको अब तक क्या बताया रिलेशन के रूप में? मैंने अब तक आपको बताया एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1। मैंने आपको क्या बताया, जब एपीसी ग्रेटर देन 1 है तो वहां पर एपीएस, यानी ये ग्रेटर देन 1 है तो ये माइनस में है ना? मैंने आपको क्या बताया, जब एपीसी 1 है तो एपीएस क्या है? 0 है। और जब एपीसी
लेस देन 1 है तो एपीएस क्या है, ग्रेटर देन 1। ये बात मैंने बताई थी, तो ग्रेटर देन 0, ये बात बताई थी मैंने। अब अगर मैं बात करूं कंजम्पशन कर्व की, सिंपल कंजम्पशन की, ये उसमें भी आपने ग्रेटर देन 1 लिखवाया है। गलती हो गई है, फिर वहां पे सुधार देना। ग्रेटर देन 1 लिखा है मैंने तो सुधार देना बेटा। कंजम्पशन का मैंने कुछ ऐसे डायग्राम बनवाया होगा, ये थी मेरा सी बार और ये थी मेरी कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 से शुरू नहीं होती। सी बार प्लस बी बाई, ऐसे बताया था। अगर मैं बात करता हूं सेविंग कर्व की, एक्स एक्सिस वाई, तो बेटा ये सेविंग कर्व जाता है नेगेटिव से। शुरुआत की स्टेज में एपीएस लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, तो ये हिस्सा डिससेविंग कहलाता है। क्या कहलाता है हिस्सा, डिससेविंग। ये अलग कंजम्पशन है और ये अलग सेविंग है, ये अलग कंजम्पशन है, ये अलग सेविंग है। अब बस इन्हें एक साथ बनाना है। कैसे, स्टेप्स देखना मैं कैसे एक साथ बना रहा हूं, क्योंकि वहां पे स्टेप लिखने के लिए भी बोल सकता है वो। जैसे 10th में नहीं आता था क्वेश्चन, पहले जो जो लाइन खींचते गए लिखते गए, वैसे। अब सुनो, ये है मेरा आई और मैं एज्यूम कर रहा हूं सी बार भी इतना ही है। कोई डाउट है इसमें? अब यहां से कंजम्पशन कर्व, कोई डाउट है? और नेशनल इनकम कर्व जो है वो 45 डिग्री पे जाता है। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्यों। एग्रीगेट सप्लाई कह दो, नेशनल इनकम कह दो, कितने डिग्री पे जाता है ये मैं बताऊंगा क्यों। भी यहां तक कोई डाउट है? अब सुनना मेरी बात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था C इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.80 वाई है, तो S क्या बन जाएगा, यही बताया था। तो अगर ये जितना भी है, लेट्स से 10,000 है कंजम्पशन, तो 0 इनकम पर सेविंग क्या होगी, तो ये गैप बराबर है। ये गैप क्या है, इसमें कोई डाउट? जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी तो सेविंग क्या होगी, 0। तो यहां पर सेविंग जो होगी वो क्या होगी, 0। वो यहां पर सेविंग क्या होगी, 2 लाइन मिल गई, तो आप लाइन सेगमेंट नहीं बना सकते यहां से, बस ये सेविंग कर रहे, खत्म। क्या ये इतना हिस्सा, इतना हिस्सा यहां पर आ गया, सॉरी सी एस वाई, एक बार दोबारा बना दूंगा, पहले इसे नोट करने दो। इतना हिस्सा कहलाता है डिससेविंग। क्या कहलाता है इतना हिस्सा? यहां पर है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है यहां पर? यहां पर एपीएस बड़ा है किससे, 1 से, तो एपीएस कह रहा हूं, एपीसी बड़ा है 1 से, तो एपीएस क्या है, लेस देन 0। यहां एपीसी 1 के बराबर है, तो यहां एपीएस क्या है, और यहां पर एपीसी लेस देन 1 है, तो यहां पर एपीएस क्या है, ग्रेटर देन 0। पहले इसे नोट करने दो। और यहां पर आता है बेटा इस एक्सिस में नेशनल इनकम यूनिट्स में, किसमें, फिर मैं दोबारा बना रहा हूं। 4 नंबर में आता है, कभी तो स्टेप्स मांग लेता है और कभी कुछ पॉइंट्स दे देता है कि इन पॉइंट्स को लेबल कर दो बस। क्लियर? क्या पूरा क्वेश्चन है 4 नंबर में? बनाना तो नहीं है दोबारा? क्लियर है? 10 में से 7 बार आया होगा बोर्ड में। हाँ, और आज का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और बता रहा हूं। Why national income curve is at 45 डिग्री। ठीक है, हमने नेशनल इनकम या एग्रीगेट सेविंग को कितने डिग्री पे बनाया बेटा, 45 पे ना। वाई, बस ये बताऊंगा, खत्म आज की क्लास, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। बेटा कितने बजे शुरू किया था हमने, 10:20 पर, और अभी 25 मिनट हुए हैं पढ़ाते हुए।